नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष का एक बहुत ही अद्भुत विषय है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष। ज्योतिष यूं तो हम प्रिडिक्शन के लिए अक्सर उसको उपयोग करते हैं, लेकिन ज्योतिष प्रिडिक्शन का विषय नहीं है। उससे ज्यादा कहीं ये विषय है जो जीवन को गाइड करने का, जीवन को गाइडेंस देने का, कि अगर हमको हमारी इच्छा के रिजल्ट चाहिए तो हम कौन सा कर्म करें और किस तरह से करें जो कि हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को पा सकें। तो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष का एक अंग है, ज्योतिष का एक तरीका है, एक विधा है, और उसके एक्सपर्ट हैं श्री गजेंद्र सरकार जी, जो आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर लगभग 15 साल से भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं और इसकी शिक्षा भी लगातार देते आ रहे हैं। तो सर, मेरा एक सवाल है जो यहाँ दर्शकों का भी हो सकता है कि ज्योतिष जनरली जो सभी लोग करते आ रहे हैं पाराशरी ज्योतिष, क्योंकि जो पाराशर ऋषि जी ने उसको बनाया और बाद में उसको लिपिबद्ध किया था, लेकिन भृगु ऋषि जो भृगु संहिता के नाम से उनकी संहिता चल रही है और उसमें उन्होंने अपनी ज्योतिष का उल्लेख किया है, तो ये एक बात मानी जाती है कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और स्वयं माता सरस्वती ने और ब्रह्मा जी ने उनको ज्योतिष की, ग्रह नक्षत्रों की बात की थी, उनको बताया था। और ये हम सब जानते हैं कि ज्योतिष बनाया नहीं था, शोध नहीं किया था, ये स्वयं डाउनलोड हुई थी। ऋषि इसके दृष्टा थे, क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की दूरी थी, उनका इफेक्ट था, तो उस सबके वो खुद ही दृष्टा थे। तो सर, ये भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष ये कैसे थोड़ी पीछे रह गई, या फिर ये किस तरह से भिन्न है पाराशरी ज्योतिष से? जी, तो भृगु नंदी नाड़ी के विषय में कहना चाहूंगा, या किसी भी ज्योतिष पद्धति के बारे में ये कहना चाहूंगा कि सभी ज्योतिष पद्धति के मूल में एक ही ज्योतिष है। अब भले ही हम उसे कोई नाम दें उस ज्योतिष को, पर मेरा ये कहना है कि अगर हम उसको काल पुरुष कुंडली कहें तो सारा ज्योतिष वहीं से निकला जी, जिसने प्रारंभिक रूप से काल पुरुष कुंडली पर कार्य किया और वहां से अपनी विधा को या अपने तरीके को, अपने दृष्टिकोण या अपने नजरिए को अगर जन्म दिया, तो सारा ज्योतिष निकला तो वही। सही बात है, आधार स्तंभ तो वही है, काल पुरुष की कुंडली, और वही प्लैनेट्स, वही नोड्स हैं, राहु और केतु जी। फिर हर ज्योतिष पद्धति आगे बढ़ी, सबने पढ़ा, सीखा, जाना और कुछ अन्वेषण उसमें किया। कुछ अन्वेषण और खोज को जोड़ जोड़कर नई पद्धतियां वहां से निर्मित। बीएनएन की मैं बात करूं तो जैसा हम जानते ही हैं बीएनएन के बारे में कि भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी दो संस्कृत के ग्रंथों को मिलाकर श्री आर डी राव ने भृगु नंदी नाड़ी ग्रंथ की रचना की है। यानी उसका कहीं ना कहीं बेसिक से रिलेशन उस स्तर पर है। बीएनएन जरूर बाद में आया, पर जो जिस पर आधारित है बीएनएन वो वहीं से निकला हुआ है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ऋषि भृगु जी को स्वयं ब्रह्मा जी ने, माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया, श्री नंदीश्वर ऋषि ने इसको लिपिबद्ध किया, और श्री आर जी राव ने आज हम तक या हमारी पीढ़ियों तक इसको पहुंचाया, इसको हमारी भाषा में, आज की वर्तमान भाषा में उसको हम तक पहुंचाया जी। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और ये किस तरह से भिन्न है अन्य ज्योतिष पद्धतियों से या पाराशरी या वैदिक ज्योतिष से, उस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि बीएनएन आज भी जो है कारकों पर कार्य करता है और इसका मूल आधार वो काल पुरुष कुंडली को लेकर चलता है। कारकों से आपका मतलब ग्रहों के कारक? ग्रहों के कारक। यानी काल पुरुष कुंडली में अगर लग्न भाव में मंगल की राशि आती है और हम कहते हैं कि लग्न देह को संबोधित करती है, तो वो कहता है कि अगर देह को देखना हो किसी भी मनुष्य की कुंडली में तो आप मंगल का अध्ययन पहले करो। काल पुरुष कुंडली के दशम स्थान पर यानी कर्म स्थान पर अगर शनि की राशि आती है तो वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कर्म को अगर देखना हो, कर्मों की यात्रा को अगर देखना हो, कर्मों की ताकत को अगर देखना हो, कमजोरी को देखना हो, तो बीएनएन ये कहता है कि शनि को प्राथमिकता दो, क्योंकि शनि ही काल पुरुष का कर्म है और शनि ही एकादश भाव का स्वामी होने के कारण काल पुरुष के कर्मों का प्रतिफल है। तो वो कहते हैं कि कारक को पहली मान्यता। अमूमन हम जब क्लासिक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें सभी ज्योतिष पद्धतियों में क्लासिक्स लगभग कारकों की सेम बात करता है। चंद्र माता का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, शनि कर्म का कारक है, मंगल देह का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है, जीवन साथी का कारक है। पर जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो कई बार हम भावेश को अधिक मान्यता देते हैं, पर बीएनएन ये कहता है कि पहली मान्यता कारक को दो। अगर कालपुरुष कुंडली में सप्तम स्थान में शुक्र की राशि आ रही है तो पत्नी को आप हमेशा शुक्र से ही देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेष से लेके मीन तक जो कालपुरुष राशि में भावेश पड़ते हैं वो पहले प्रथम कारक हैं उन भावों के। बिल्कुल जी। तो प्रथम कारक वो हुए
यानी हमारा मूल अध्ययन कारकों पर होगा जो काल पुरुष कुंडली के कारक है। फिर हम उसके बाद भाव और भावेश की गणना करते हैं, पर हम उसको तात्कालिक उसका स्वामी मानते हैं। नैसर्गिक स्वामी हम काल पुरुष कुंडली के ग्रह के आधार पर ही अच्छा तय करते हैं। जी। तो सर ऐसी स्थिति में अगर किसी भाव में ग्रहों की युतियां हैं, 2 ग्रह हैं या 4 ग्रह हैं, कई बार इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, जी। तो उस परिस्थिति में नैसर्गिक कारक तो वही है, लेकिन तात्कालिक तो कई सारे हो गए उस भाव में बैठने से। जी, तात्कालिक कारक वो माना जाएगा नवमेश। जैसे हमने कहा कि नैसर्गिक कारक भाग्य का कौन होगा? गुरु, क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली का नवमेश जी। है। तात्कालिक कारक सिर्फ नवमेश होगा, उसमें बैठने वाले ग्रह उस भाव की ताकत को या उसकी कमजोरी को कम ज्यादा जरूर करेंगे, पर तात्कालिक कारक नवमेश ही होगा। अच्छा, उस भाव का स्वामी वो उसका तात्कालिक कारक। बिल्कुल, जैसे गुरु आपके भाग्य का कारक है और आपके दसम स्थान में बैठ गए, तो तात्कालिक भाग्येश आपका दसम मतलब नैसर्गिक भाग्य और तात्कालिक भाग्येश आपके कर्म स्थान पर बैठ गए, तो आपके कर्मों में, चूंकि वो कर्म के भाव में जाकर बैठे, तो नैसर्गिक और तात्कालिक भाग्येश ने आपके कर्म को ऊंचा उठाने में उस भाव में बैठकर और मदद कर। बहुत अच्छी बात है सर। नाड़ी ज्योतिष जो है ये प्रोग्रेशन के कारण बहुत ज्यादा फेमस है और ये प्रोग्रेशन के कारण रिजल्ट लेने में बड़ी सटीकता का विवरण देती है। तो प्रोग्रेशन को तो यूज करते हैं, लेकिन क्या आप इसमें ट्रांजिट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं या केवल प्रोग्रेशन को? बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रोग्रेशन वाकई में मैं कहूंगा कि चमत्कारिक परिणाम देने वाला बीएनएन का एक मेथड है। इसमें प्लैनेट एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी राशि भाव में रहता है। जैसे हम अन्य ज्योतिष पद्धति में दशा का प्रयोग करते हैं, बीएनएन वहां पर प्रोग्रेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब होता यह है कि शनि उसमें 30 वर्ष प्रोग्रेशन की अवधि शनि की 30 वर्ष रहती है, गुरु की 12 वर्ष रहती है, राहु केतु की 18 वर्ष रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोग्रेशन तो किसी भी राशि भाव में शनि का 30 साल चलेगा, तो घटना कब होगी? क्या 30 साल एक जैसी घटनाएं होंगी? क्या 30 साल व्यक्ति को कर्मों से सम्मान मिलेगा? या अगर वहाँ केतु चंद्र जैसे प्लेनेट बैठे हैं, केतु मंगल जैसे प्लेनेट बैठे हैं, तो क्या 30 साल तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा? सवाल ही उठता है। तो यहाँ गोचर आपको जवाब उसमें हेल्प करेगा। गोचर कहता है कि प्रोग्रेशन ने तो एक आपका वो बना दिया प्रॉमिस कि ये इतना पीरियड इस नजरिए से देखा जाए, सम्मान के क्षेत्र में देखा जाए, ताकत के क्षेत्र में देखा जाए, कमजोरी के क्षेत्र में देखा जाए, पर वो घटना किस साल में घटेगी, वो आपके शनि गुरु राहु केतु और किस महीने में घटेगी, ये सूर्य मंगल शुक्र ऐसे गोचर तय करते हैं। अच्छा, और ये छोटे स्पेन वाले जैसे प्लेनेट है, बुध है जो हमेशा 22 से 24 दिन में 25 दिन में चेंज हो जाता है, और बाकी और भी प्लेनेट हैं जो लगभग 1 महीने के आसपास चेंज हो जाते हैं, तो इनको कितना इंपॉर्टेंस देंगे? बिल्कुल, इनको भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जैसे हमने देखा कि प्रोग्रेशन शनि का जो है गुरु के घर में, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे कर्मों के लिए एक अच्छा समय, पर वो समय 30 साल का है। अब गोचर से हम ये देखेंगे गुरु किस वर्ष में इस राशि भाव में या इसके त्रिकोण में आया, तो वो उस वर्ष हमारे सम्मान के लिए विशेष फलदायी। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि भाई ये सम्मान इस पूरे साल में हमें दिख तो रहा है, पर ये कौन से महीने में जाकर वो हमें सम्मान मिल सकता है या किस ड्यूरेशन में वो सम्मान हमें मिल सकता है। तो हम छोटे गोचर को, जैसे हमने कर्म को तो देखा नैसर्गिक कारक के रूप में कि वो अच्छे प्रॉमिस में आया प्रोग्रेशन में, उसका गोचर भी हमने देख लिया कि इस ट्राइन में इस राशि भाव के ऊपर आ गया, गुरु का गोचर भी हमने देख लिया। अब हम सूर्य का और 10th लॉर्ड का गोचर और देखेंगे, वो जब उस राशि भाव से कनेक्ट करेगा तो वो ड्यूरेशन होगी जब आपको चेंज मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। तो अगर हम पर्टिकुलर डे डिसाइड करना चाहें तो उस भाव के भावेश की डिग्री देखेंगे या चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस है? इसमें महीने के लिए हम सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर जिस कारक से जुड़े फल को हम देखना चाहते हैं, जैसे हम अभी कर्म का फल देखना चाहते हैं तो 10th लॉर्ड को भी यूज करते हैं। दिन के लिए चंद्रमा को देखने का विधान है, पर बीएनएन में ग्रहों की डिग्रियों को बड़ा महत्व दिया गया है, तो कई बार चंद्रमा की प्रधानता कम हो जाती है, पर प्लेनेट अगर डिग्री वाइज उस प्लेनेट के करीब से निकल रहा हो तो वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सूर्य को अगर हम देख रहे हैं, सूर्य का गोचर अगर आपके जन्म के गुरु की सेम डिग्री से हो रहा है, और जो बात अभी पीछे हमने की थी वो सारे समीकरण बन रहे हैं, तो वो जिस दिन वो सूर्य की डिग्री से निकलेगा, शनि की डिग्री से निकलेगा, वो 2 दिन 3 दिन 1 दिन का जो पीरियड होगा बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो बहुत ही सहजता से आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं और सभी के लिए आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है। एक बात थोड़ी सी इससे हटके है कि कालांतर में समय के साथ साथ हर विषय पर, हर चीज पर नई नई खोज होती रहती है। समय, देश काल, पात्र, परिस्थिति की जरूरत के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, और ज्योतिष ने भी अपने स्वरूप को बहुत सारा बदला है अलग अलग विधाओं के रूप में। कि भृगु ऋषि ने जो ज्योतिष के सूत्र प्रतिपादित किए, उसके बाद पाराशर मुनि जी ने अपना खोज रखा, उसके बाद जैमिनी ऋषि हैं, उन्होंने अपने खोज रखे, धीरे धीरे आते गए, और आज के समय में
कृष्ण मूर्ति पद्धति काफी ज्यादा प्रचलित है। बाद में भास्करन जी ने भी अपनी भास्करन पद्धति यानी कस्पल इंटरलिंक सिस्टम को वो लेकर आए। तो ऐसे समय समय पर चलता रहता है। बाद वाली जो खोज हुई है, कृष्ण मूर्ति जी ने भी जो ज्यादा किया है वो नक्षत्रों पर जोर ज्यादा दिया है ना, नक्षत्र। तो क्या हम ये भृगुनंदी नाड़ी में भी नक्षत्रों का बहुत इन्वॉल्वमेंट करते हैं? ये कब करते हैं, कितना करते हैं? बीएनएन में नक्षत्रों की बात की तो गई है, पर बहुत थोड़ी की गई है जी। क्योंकि बीएनएन ने हमेशा ये प्रयास किया है कि व्यक्ति को उसकी मूल कुंडली से, कालपुरुष कुंडली से या कारकों से जोड़कर रखा जाए। क्योंकि बीएनएन का जितना अध्ययन मैंने किया, मैंने ये पाया कि ज्योतिष में जो भटकाव हुआ है, भले ही हमने नक्षत्रों पर खोज कर ली, हमने भावेशों पर खोज कर ली, हम बहुत टाइम और आगे चले गए, हम घटना के बहुत सूक्ष्म पहुंच गए घटना के करीब, पर जो हमारा कारकों से जो अलगाव हुआ, उसके कारण ज्योतिष में भ्रम बहुत पैदा हुआ। हम किताबें खरीद कर लाते हैं तो देखते हैं कि एक ही वस्तु के, व्यक्ति के किसी अंग के 5-5, 6-6 ग्रह कारक हमें पढ़ने को मिलते हैं अलग अलग किताब में। तो वो समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि हम मूल से अलग है। तो बीएनएन ने ये प्रयास किया कि व्यक्ति कारक से और मूल से जुड़ा है। हाँ, अब ये चीजें जो एक्सप्लोर हो रही हैं और जो नई खोजें हो रही हैं, वो कितनी सहायक है। तो नाड़ी में या बीएनएन में जो शास्त्र उपलब्ध है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो शास्त्र मैंने पढ़ा है वहां जितनी बात की गई उतनी ही होगी। हो सकता है मेरे पास वो शास्त्र ना पहुंचा, क्योंकि ये बात चिर परिचित है, प्रचलित है कि नाड़ी में शास्त्र बहुत कम उपलब्ध हुआ है, लिखा भी बहुत कम गया है और उपलब्ध भी बहुत कम हुआ। उसमें से कितना शास्त्र, क्योंकि और किसी एक पर्टिकुलर राज्य में ज्यादा संरक्षित था, तो कितना हमें मिल पाया, कितना नहीं मिल पाया, इस पर अभी चर्चा का विषय है। पर उसमें नक्षत्रों की बात बहुत कम की गई, पर बात की गई है। इससे ये तो तय होता है कि नक्षत्रों को उन्होंने इम्पोर्टेंस तो दिया है। तो बिल्कुल आज की देशकाल परिस्थिति में जैसे आप बात कर रहे हैं कि चीजें उतनी आसान, उतनी सटीक और उतनी एक रूप नहीं रही हैं जैसे पहले के समय में हुआ करती थी। तो मैं भी अपने रिसर्च में, अपने खोज में, अपने अन्वेषण में धीरे धीरे नक्षत्रों के प्रयोग को भी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। जैसे केपी पद्धति आज नक्षत्रों पर काम कर रही है और घटना की सटीकता के लिए केपी पद्धति एक अच्छा कार्य करती है। तो हम दोनों पद्धतियों को मिलाकर आगे और प्रयास कर रहे हैं कि उस अन्वेषण में जो बीएनएन से हमें शास्त्र रूप में उपलब्ध हुआ है और अन्य पद्धति से जो नक्षत्रों के रूप में उपलब्ध हुआ है, उसको हम जोड़कर और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें। इन सब की एक बड़ी खूबसूरती है कि जिन्होंने भी जिस पद्धति को बनाया, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जितना मैंने खोजा है वही लास्ट है। सभी ने ओपन एंड छोड़ा है। जैसे मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति फॉलो करती हूँ और उसमें कृष्ण मूर्ति जी ने क्लियर लिखा है कि मैंने जहां तक खोजा है वहीं तक एंड नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग खोजिए। और मैं लगभग 30 वर्षों से इस फील्ड में हूँ और मैं कर रही हूँ, तो अपने अनुभव से बहुत कुछ मैंने उसमें पाया है। ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी में आपने अपने अनुभवों से बहुत सारा कुछ पाया होगा। तो ये बड़ी खूबसूरती है इन विधाओं की कि हम समय के अनुसार, देश परिस्थिति के अनुसार इसमें बहुत कुछ एड ऑन कर सकते हैं। सहमत है ना आप? बिल्कुल सहमत। चलिए, तो जिस ऋषि ने जो कुछ भी लिखा, जब वो अच्छे ऋषि थे, अच्छे शोधकर्ता थे, उन्होंने एक बात और लिखी है कि हर ज्ञान को, हर खोज को देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हर खोज जो है जीवन को आसान बनाने के लिए होती है, चाहे वो साइंटिफिक खोज हो या कोई भी विधा से संबंधित हो। मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए और उस समय की देश परिस्थिति में, काल में समायोजित हो जाने के लिए बनाई गई है। तो सर, विषय तो बहुत लंबा है, हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि हम दो ज्योतिषी मिल गए हैं और ज्योतिषी लोग तो, ज्योतिष का विषय ऐसा है कि दिन और रात का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम फिर कभी इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।